देखो मस्त है ना टैटू। अरे हाँ यार, कितना अच्छा लग रहा है, मैं भी बनवाऊंगी। हाँ, एकदम डैशिंग लग रहा है। अंजलि भी रोहन की तरह टैटू बनवाकर घर आती है और खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, वाह मैं कितनी कूल लग रही हूँ। अंजलि जाकर सबको अपना टैटू दिखाती है। कैसा लग रहा है मेरा टैटू? अच्छा है। हाँ सही है, बस रोहन का टैटू ज्यादा बड़ा था, तेरा टैटू अच्छा है दिखने में, ज्यादा प्यारा है। अरे आप सब कैसी बातें कर रहे हो? इसमें क्या सही है, क्या प्यारा है? क्यों बुआ, आखिर मेरे टैटू में क्या कमी है? क्या कमी है? कमी ही कमी है। तुझे शर्म नहीं आती? लड़कियों को शोभा देता है क्या ऐसी हरकतें करना? कोई बात नहीं सीमा, तुम ज्यादा सोच रही हो, बस एक टैटू ही तो है। ये सिर्फ टैटू नहीं है भाभी, ये सब बिगड़ी हुई लड़कियों के लक्षण होते हैं। बुआ ऐसा नहीं होता, टैटू बनाने से लड़कियां बिगड़ नहीं जाती। हाँ सही कहा, टैटू बनाने से लड़कियां बिगड़ नहीं जाती। वही तो, क्योंकि बिगड़ी हुई लड़कियां तो टैटू बनवाती है, अब उनके बिगड़ने में क्या कसर रह गई? ये सही है बुआ, जब रोहन का टैटू बना था तब तो आप बहुत खुश हो रही थी, और मैंने टैटू बनवा लिया तो मुझे भला बुरा कह रही है, ये तो गलत बात है। क्योंकि वो लड़का है और लड़कियों को ये सब करना शोभा नहीं देता। हमारे जमाने में लड़कियों को इतनी छूट नहीं थी। वाह बुआ सही है, लड़का लड़की में क्या फर्क है, टैटू तो उसने भी बनवाया ना, तो सिर्फ मुझे सुनाने की क्या जरूरत है। अंजलि गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। देख दुखी कर दिया ना तूने उसे। माँ ऐसा नहीं है, मैं सही कह रही हूँ, जरा समझो, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। अरे बेटा जमाना बदल रहा है। जमाना बदल रहा है तभी तो समझा रही हूँ माँ, आज का जमाना बिल्कुल ठीक नहीं है, लोग ऐसी लड़कियों को सही नहीं समझते, इसलिए बता रही हूँ, अभी भी समय है, अंजलि को जरा समझा कर रखो। कुछ दिन बाद पायल रसोई में खाना बना रही थी, तब अंजलि उसके पास आती है। मम्मी मेरी ब्लू वाली शॉर्ट ड्रेस कहाँ है? अरे वहीं अलमारी में रखी होगी। वहाँ नहीं है, तभी तो आपसे पूछने आई हूँ। अरे बेटा ढूंढ ना। आप ढूंढ कर दो। अच्छा। पायल अंजलि को उसकी ड्रेस ढूंढ कर देती है। पता नहीं तुम्हारी आंख है या बटन, देखा मिल गई ना, यहीं पर थी। बस हर चीज में मम्मी को परेशान करना है। मम्मा आपको परेशान नहीं करूंगी तो क्या किसी पड़ोसी को करूंगी? अपनी मम्मी को ही परेशान किया जाता है। बदमाश कहीं की। चल जा, अब हो जाता यार, मैं चली अपना काम करने। अंजलि अपने रूम में रेडी होने लगती है। पायल वापस रसोई में जाती है तो देखती है, भाभी अब कहाँ रहती हो, अभी सारी सब्जी जल जाती। थैंक यू सीमा, तुमने बचा लिया। कहाँ चली गई थी बीच में? अरे अंजलि को उसकी ड्रेस नहीं मिल रही थी, वही ढूंढने गई थी। क्यों, वह बच्ची है क्या भाभी, इतना छोटा सा काम खुद नहीं कर सकती? अरे कोई बात नहीं ना सीमा। नहीं भाभी, अब वो बच्ची नहीं है, उसे खुद से अपने काम अच्छे से करना सीखना चाहिए, उसे इतना सर पर मत चढ़ाओ। थोड़ी देर बाद अंजलि तैयार होकर आती है। अच्छा मम्मी मैं जा रही हूँ। जल्दी घर आ जाना बेटा। अंजलि वहां से जाने लगती है कि रुको, कहाँ जा रही हो? मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। तो क्या वहां पर तुम ऐसे शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाओगी? भाभी ये क्या कर रही हैं आप, अंजलि को इस तरह शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाने दे रही हैं? अब शॉर्ट ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है बुआ? हाँ आजकल तो सभी शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं। अरे भाभी आप समय की नजाकत को क्यों नहीं समझती? आपको पता है ना आजकल कितना जमाना खराब है, ऐसे शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर जाएगी तो लड़के भी इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बुआ, मैं पहले भी कॉलेज में या और भी बहुत सी जगह ऐसे शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाती थी। तो अब नहीं जाओगी पहनकर, तुम अब बच्ची नहीं हो, अब बड़ी हो रही हो। अरे हमें तो कभी ऐसा कुछ करने के लिए परमिशन मिली ही नहीं, और इन आजकल के बच्चों को देखो कितना सर पर चढ़ते जा रहे हैं। ऐसी शॉर्ट ड्रेस पहनेगी तो बाहर जाकर बिगड़ जाएगी। बुआ कभी भी किसी इंसान के कपड़े उसका व्यवहार नहीं बता सकते। बेटा मैंने भी ना पूरा जमाना देखा है, कपड़ों से ही व्यवहार साफ झलकता है। कोई बात नहीं सीमा, आजकल ना ऐसे कपड़े पहनना बहुत नॉर्मल है, जमाने के साथ साथ बदलना पड़ता है ना। हाँ भाभी जरा देखो, जमाने के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें बदल रही है। आजकल बच्चों को देखो कितना ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऐसे ही बर्ताव होते हैं, और हमें देखो हम कितने सही हैं, क्योंकि हमें कभी ऐसी छूट मिली नहीं इसलिए। बुआ आपको सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि तू ही हमारे घर की लड़की है, और लड़की घर की इज्जत होती है। अब मैं किसी पड़ोसी को तो जाकर टोकूंगी नहीं ना, इसलिए भाभी मैं आपको समझा रही हूँ। वैसे भी शाम को लेट आएगी, अगर बाहर जाना है तो ढंग के कपड़े पहनकर जाना चाहिए। बेटा तुम एक काम करो ना, तुम कपड़े बदल लो, उसके बाद चली जाना। लेकिन मम्मी। कोई बात नहीं बेटा, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए ना। अंजलि गुस्से में अपने कमरे में जाती है और कपड़े बदलकर वहां से चली जाती है। शाम को सीमा ये सारी बात अपनी माँ को बताकर पट्टी पढ़ाती है। देखो माँ गुस्से में चली गई थी,
अरे तो क्या हो गया, बच्ची थी। तुम भी ना आजकल बड़ा साथ देती है उसका। जमाना खराब है इसलिए कहती हूँ, अभी भी वक्त है, लड़की पर हमें थोड़ी रोक टोक लगानी चाहिए। वरना देखती हो ना आजकल की लड़कियां अगर बिगड़ जाती है तो कितना उधम मचाती है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है, मैंने भी देखा है आजकल की लड़कियों के कारनामे बिल्कुल ठीक नहीं होते। हाँ, रोहन तो लड़का है, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें अंजलि पर रोक टोक लगानी चाहिए। आज छोटे कपड़े पहने, कल को न जाने क्या करेगी। सही कहा तूने, मैं भी उसकी माँ को बोलूंगी कि उसे समझाए। कुछ दिन बाद जब अंजलि के घर उसकी फ्रेंड आती है तब वो उससे हंस हंसकर बातें कर रही थी। थोड़ा धीरे बात करो, लड़कियों को थोड़ा सोचना चाहिए और सोच समझकर बात करनी चाहिए। क्या तुम दूसरों का मजाक उड़ा रही हो? घर में और भी सदस्य होते हैं। बुआ, अब क्या हमारे हंसने में भी आपको परेशानी है? हम घर के अंदर 4 दीवारी में हंस रहे हैं ना। हाँ तो घर में लोग भी रहते हैं, जरा समझ कर रहा करो। सीमा उन्हें टोक कर वहां से चली जाती है। तेरी बुआ तो कुछ ज्यादा ही खड़ूस है, तू कैसे झेलती है इन्हें? बस यार पूछ मत, हटा, हम मेरे कमरे में चलकर बातें करते हैं। कुछ दिन बाद, बुआ देखो, फाइनली मुझे आईफोन मिल ही गया। तुम्हें आईफोन मिलने की इतनी खुशी हो रही है? हाँ बुआ, क्योंकि ये आईफोन है, आईफोन। चलो अच्छा है। मैं चला दोस्तों को पार्टी देने, मुझे उन्हें भी तो अपना आईफोन दिखाना है। खूब एंजॉय करो बेटा। रोहन खुश होकर वहां से चला जाता है। तब शाम को, पापा मुझे भी आईफोन चाहिए। आपने रोहन को दिला दिया लेकिन मुझे नहीं दिलाया। अच्छा बेटा ठीक है, अब की बार तुम्हारे लिए भी ला दूंगा। कोई आईफोन नहीं लेना है इसके लिए, तुमने अभी तो अपना नया फोन खरीदा था। मम्मी 2 साल पहले नया फोन लिया था। तो क्या 2 साल में कोई नया फोन खराब हो जाता है? अरे लेकिन आईफोन की बात अलग होती है। और रोहन ने भी तो इसी साल नया फोन लिया था, उसके बाद उसे भी आईफोन मिल गया। अरे वो लड़का है। ओह नो, फिर से आपने लड़का लड़की करना शुरू कर दिया। दादी देखो ना, बुआ को समझाओ ना। देख बेटा, सीमा बिल्कुल सही कह रही है। दादी, अब आप भी बुआ की टीम में चली गई? बेटा यहाँ बात टीम की नहीं है, बात यहाँ सही और गलत की है। लेकिन आईफोन लेने से क्या हो जाएगा? तुम और ज्यादा बिगड़ जाओगी। पहले ही तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। अगर तुम्हें ऊपर से आईफोन मिल गया तो बस, तो फिर समझ लो हो गया कल्याण। ही भगवान, फोन तो सेम होते हैं, फोन बदलने से मैं कैसे बिगड़ जाऊंगी? वही तो, सेम होते हैं ना फोन। तो जो फोन तुम्हें मिला है उसे से काम चला लो। वैसे भी तुम अपनी सहेलियों के साथ कुछ ज्यादा ही खी खी करके बातें करती रहती हो, तुम्हारी ये आदत ठीक नहीं है। अब क्या मैं अपनी सहेलियों से बात करना भी छोड़ दूं? सहेलियों से बात करने में कौन बिगड़ता है? आप सबकी भी तो सहेलियां। मम्मी अब कुछ बोलो ना। नहीं बेटा, तुम्हारी बुआ बिल्कुल सही कह रही है। वो जो कह रही है तुम्हारे भले के लिए कह रही है। आप सब मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। बेटा हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं ना। नहीं, इसमें बिल्कुल मेरा भला नहीं है। अंजलि रोते हुए कमरे में चली जाती है। इन्हें कैसे समझाऊं कि अगर किसी को कुछ गलत काम करना होगा तो वो बिना फोन के भी कर सकता है। दोनों फोन में फंक्शन तो सेम ही है। मैं इतने सालों से फोन चला रही हूँ, अब अचानक से आईफोन लेते ही क्यों बिगड़ जाऊंगी? इन्हें बेसिक सी बातें समझ में क्यों नहीं आती? सीमा हर समय अपनी माँ और भाभी को अंजलि के खिलाफ भड़काती रहती थी। इसके बाद अब वो सब भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा रोक टोक करने लगे थे। एक दिन, तू आज नाइट आउट के लिए आ रही है ना? हाँ भाई, मैं जरूर आऊंगी। वैसे भी अब पिछले कुछ दिनों से घर पर रुको ना, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। सच में तेरी बुआ ने जीना हराम कर दिया है। वही तो यार, सबको बस भड़काती रहती हैं। चल ठीक है, तू टेंशन ना ले, हम सब यहाँ एंजॉय करेंगे और तेरी सारी टेंशन भी खत्म कर देंगे। चल आजा फटाफट। ठीक है यार। अंजलि नीचे जाती है और इस बारे में अपनी मम्मी से बात करती है। मम्मी, मैं नेहा के घर जाऊं क्या? नहीं। क्यों? मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाना। लेकिन मैं अक्सर उसके घर जाती थी, अगर आज भी चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? बाकी फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। अगर बाकी गड्ढे में गिरेंगे तो तुम भी गिरोगी क्या? मम्मा, अब आप भी बुआ की भाषा बोलने लगी। यह कौन सा तरीका है अपनी मम्मी से बात करने का? हाँ दादी आप ही बताओ, मैंने क्या गलत कहा है? रोहन को किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं होती, लेकिन मुझे घर में हर छोटी छोटी चीज के लिए टोका जाता है, इसलिए क्योंकि मैं लड़की हूँ। मैं पहले भी एक बार नेहा के घर गई हूँ, क्या मैं बिगड़ गई थी? अभी तक नहीं बिगड़ी, इसका मतलब नहीं कि आगे भी नहीं बिगड़ सकती। तुझे कहीं नहीं जाना तो घर में रहेगी। इस घर में कोई मुझे समझता ही नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, लेकिन एक बात याद रखना, जिसे बिगड़ना होता है ना उसे कुछ नहीं मिलता, तब भी वो बिगड़ जाता है।
अंजलि वापस अपने रूम में चली जाती है। तब वहां सीमा आती है। शाबाश, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। अब आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही किया है। लड़की है, रात को कहीं और बाहर जाएगी तो ऐसे अच्छा नहीं रहता। अपने घर में ही रहना ठीक है। मुझे देखो, मैं आज तक कहीं नहीं गई। इस तरह सीमा के भड़काने के बाद सभी अंजलि को उसकी इच्छा अनुसार उसके सभी कामों को मना कर देते थे। एक दिन रोहन सीमा के पास आता है। बुआ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस इतनी गर्मी है, घर में पड़े पड़े बोर होती रहती हूँ। तो आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने क्यों नहीं जाती? इतनी गर्मी में कौन जाएगा? ऊपर से मेरे सभी दोस्त बहुत बिजी रहते हैं। सभी को एक साथ ऑफिस से ऑफ मिलना बहुत मुश्किल होता है। चिल बुआ, रोहन के होते हुए आपको बोर होने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे भला? रोहन हर चीज में मास्टर है बुआ। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ये देखो बुआ, ये एक मस्त ऐप है। यहाँ पर आप बहुत सारे दोस्त बना सकते हो। इनसे जितनी मर्जी चाहे उतनी देर बात करो। अगर आपको कोई पसंद नहीं आया तो आप किसी और से भी बात कर सकते हो। अरे नहीं, मैं भला किसी अनजान से बात क्यों करूंगी? चिल बुआ, यहाँ कौन अनजान होगा? जब आप एक बार उससे बात करने लगोगे तो सबको जानने लगोगे, फिर कौन ही अनजान रह जाएगा। इस ऐप पर यहाँ तक कि आप उनके साथ बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हो। लेकिन अगर मुझे कुछ इसमें समझ में नहीं आया तो? क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी यूज नहीं किया ना। रोहन है ना बुआ, आपको जहां भी परेशानी हो बस मुझसे पूछ लेना। लाओ, मैं आपके फोन में इंस्टॉल कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। रोहन सीमा को एक ऐप बताता है। उसके बाद सीमा दिन भर बस उसी ऐप में लगी रहती। वो अलग अलग लोगों से बातें करती, उनके साथ गेम खेलती। उसे ऐसा करके बहुत अच्छा लग रहा था। वहां पर उसकी मुलाकात एक रजत नाम के लड़के से होती है। अब वो पूरा दिन उससे चैटिंग करती। एक दिन, मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम आजकल की लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। थैंक यू। तुम भी काफी अलग हो। मुझे नहीं पता था हम दोनों इतनी जल्दी इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे। जिससे हमारा गहरा कनेक्शन होता है ना, उससे दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। कुछ दिन और बात करने के बाद एक बार सीमा के पास रजत का कॉल आता है। हेलो सीमा। हाँ रजत, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं ना एक इमरजेंसी सिचुएशन में हूँ। क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। माफ करना, मैं तुमसे ऐसे पैसे मांग रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं रजत, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? आखिर एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? पहले तो सीमा उसे कुछ रुपए देती है, फिर कुछ टाइम बाद और विश्वास गहरा होने के बाद, तुम्हें बस इस लिंक पर क्लिक करना है और जो ओटीपी आएगा ना वो मुझे बता देना। ओके। सीमा लिंक पर क्लिक करती है और ओटीपी रजत को बताने के तुरंत बाद ही उसका अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं भी रजत को कॉल करती हूँ। सीमा रजत को बार बार कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं मिलता। आखिर मिलता भी कैसे? अब रजत का नंबर बंद जो आ रहा था। अगले 2-3 दिनों तक सीमा बार बार रजत को कॉल करने की कोशिश करती रहती है लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तब आखिर में, बुआ देखिए, इसमें तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तूने ही तो कहा था कुछ भी गड़बड़ होगी तो तुम मुझे हेल्प करेगा। अरे लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता बुआ, आपकी गलती है। आपको उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। मेरी गलती है? मैंने तो तुझे मना भी किया था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी। तूने ही कहा था ये सब सेफ है। अब तू ही बता मैं क्या करूं? मेरी इतने सालों की कमाई एक पल में उड़ गई। अब मैं भला क्या करूंगी? माफ करना बुआ, अभी तो मुझे बाहर जाना है। मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता। जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। रोहन इतना कहकर वहां से चला जाता है। ऐसे कैसे भूल जाऊं? मुझे इस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मेरी सारी पूंजी एक पल में उड़ गई। अंजलि सीमा को रोता हुआ देखकर उसके पास आती है। क्या हुआ बुआ? कुछ नहीं, मैंने सब सुन लिया है। अब तो क्या? अब तो मुझे यहाँ ताना मारने आई है? तू जाकर सबको मेरी गलती बताएगी और सब मुझ पर हंसेंगे। नहीं बुआ, मैं ऐसी नहीं हूँ। आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और इसमें आपकी मदद जरूर करूंगी। अंजलि सीमा से चैट करके सारे स्क्रीनशॉट और बाकी प्रूफ लेकर पुलिस के पास जाती है और रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब चिंता मत करिए, हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार पुलिस रजत को पकड़ ही लेती है। इस पूरे हादसे के दौरान अंजलि ने सीमा को फुल सपोर्ट किया। ये सब देखकर सीमा को बहुत बुरा लगा। अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया और तुम्हें हमेशा गलत समझा। मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की।
मैंने बस बाहरी चीजों की वजह से तुम्हें जज किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बुआ, इसमें आपकी गलती नहीं है। मेरी ही गलती है। मैंने हमेशा सोचा कि अगर तुम्हें ज्यादा छूट मिली तो तुम बिगड़ जाओगी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हमें कभी भी ऐसे इंसान को जज नहीं करना चाहिए। मैंने लड़का और लड़की में बहुत भेदभाव किया, जबकि एक लड़की होकर तुमने मेरा इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। मुझे आज समझ में आया कि सिर्फ एक लड़की होने से वो लड़की बिगड़ी हुई या बेशर्म नहीं होती। शुक्र है बुआ, कम से कम आपको समझ में तो आया। लता हॉल में बैठी बैठी चाय पीते हुए अपने बड़े बेटे गोपाल से कहती है, अरे नालायक, कब जाएगा बाजार और कब आएगा राशन? सुबह से कितनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन ये है, इसको तो इस कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना है। अरे माँ, छुट्टी के दिन भी आप मुझे चैन से नहीं बैठने देती हो। सप्ताह में 6 दिन ऑफिस में रहता हूँ और बाकी के 1 दिन छुट्टी मिलती भी है तो आप लोगों का नौकर बन के रह गया हूँ। मेरी तो इस घर में कुत्ते से भी बदतर इज्जत बनी हुई है। अरे चुप कर, कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगा। अपना काम करने में भी कुत्ते बिल्ली की याद आती है तुझे। माँ, आपने कभी पवन को कहा है कि आज ये काम कर ले, चाहे अपने भाई के साथ यहाँ चला जा? नहीं, आपने तो उसे इतना सर पर चढ़ा लिया है कि बस वो खाना खाने के लिए ही घर पर आता है। अरे अभी उसकी उम्र है क्या ये सब करने की? शादी के बाद तो घर की जिम्मेदारी संभालनी है उसे, तो अभी जो कुछ महीने हैं उसे अपने दोस्तों के साथ जी लेने दे। वाह माँ वाह, इसे कहते हैं 2 बेटों के बीच भेदभाव। गोपाल के कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी थी। गोपाल कमाकर घर भी चला रहा था और घर का हर एक काम भी वही किया करता था। लता और अपने पति गोपाल की ये बातें गोपाल की पत्नी भी सुन रही थी। अरे आप हर वक्त देवर जी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अभी जब उनकी शादी होगी तब जाकर उन्हें भी आपकी तरह जिम्मेदारी समझ में आएगी। जैसे शादी के बाद तक तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकदम सही कह रही है तू बहू। खुद तो शादी के बाद तक कुछ नहीं करता था, वो तो बहू थी जो तुझे झेल रही थी। हाँ हाँ, अब तो बहू भी सास के साथ जुगलबंदी कर रही है, तो मेरी कहाँ चलने वाली है? क्या सही कहा ना मैंने माँ? लता, पूजा और गोपाल आपस में बात कर रहे थे, तभी पवन आता है। माँ जल्दी से ठंडा पानी दे दो, बहुत तेज प्यास लगी है। भाभी पानी तो पिला दो। अरे भाग्यवान, नवाबजादे को जरा पानी दो, चाय कॉफी बना दो। अब क्या हो गया? मेरे आते ही भैया को मैं इतना बुरा क्यों लगने लगता हूँ? अरे मेरा लाडला, बहू पानी ला दे मेरे लाडले के लिए। कहाँ था बेटा आज पूरे दिन? भूख नहीं लगती क्या तुझे? दोस्तों के साथ खा लिया था। वैसे खाने में क्या बना है? तेरी फरमाइश का बन जाएगा, एक बार तू बोल तो सही कि ये बनाना है। कुछ भी बना दो माँ, अगर पनीर है तो वही बना लो। गोपाल को हमेशा ही अपनी माँ को जितना सुनाने को मिला करता था उतना ही पवन को अपनी माँ से प्यार मिलता, बावजूद इसके कि वो कोई भी काम धंधा नहीं करता था, जिसका गोपाल को बहुत बुरा लगता था। लेकिन वो अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता था। वहीं दूसरी तरफ गोपाल की पत्नी पूजा अपनी सास की जी हजूरी किया करती, जिससे लता भी खुश होकर अपनी बहू को कुछ न कुछ दे दिया करती। ऐसे ही समय बीत रहा था और लता भी अपने बेटे पवन के लिए लगातार लड़कियां देख रही थी। एक रोज लता को उसकी बड़ी बहन फोन करती है और पवन के लिए लड़की बताती है। कल ही पवन के लिए लड़की देखने जाएंगे। दीदी कह रही थी कि लड़की अच्छे घराने की है, लड़की का बाप मसालों का व्यापारी है। क्या बात है, फिर तो आपके लाडले को दहेज भी भर भर के मिलेगा। लेकिन अगर लड़की वालों ने पूछ लिया कि आपका नालायक कमाता क्या है, तो आप क्या कहेंगे? पूरा दिन घूमता फिरता है और भूख लगने पर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। अजय, आप बिना देवर जी के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते, क्यों आप इन्हें बिना बात सुनाते रहते? माँ जी से इतनी गाली खाने के बाद भी आपको अकल नहीं आ रही है? अब अगले ही दिन पवन के साथ गोपाल, लता और पूजा सभी लड़की देखने जाते हैं। लड़की का घर इतना बड़ा था कि उसे देखकर लता के तो आंखों में चमक आ गई थी। पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या घर है, इतनी बड़ी हवेली तो मैं पहली बार देख रही हूँ। नौकर चाकर, लेकिन ये क्या हमारा रिश्ता मानेंगे भी? अच्छा नहीं बोल सकती तो कुछ गलत भी तो मत बोल बड़ी बहू, कम से कम। गवार वाली हरकतें मत करो आप दोनों। कुछ देर बाद लड़की को लाया जाता है। लड़की के घर के साथ लड़की की सुंदरता भी उस बड़े से घर को 4 चांद लगा रही थी। लता और उसके परिवार को तो लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन लता अपनी होने वाली बहू से कहती है, बेटी तुम्हें तो हम रानी बनाकर रखेंगे, जो इन्होंने इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया है तुम्हें। वैसे नाम क्या है बेटा?
जी, सिया नाम है मेरा। बड़ा ही प्यारा नाम है। सचमुच देवर जी की जोड़ी तो इनके साथ खूब जचने वाली है। क्यों देवर जी? अरे अरे, देवर जी तो अभी से शर्मा रहे हैं। भाई साहब, मेरा लाडला बेटा पवन बड़ा ही भाग्यशाली है जो उसकी शादी आपकी बेटी से होने जा रही है। लता अपने बेटे का रिश्ता उस बड़े घराने में तो जैसे तैसे फिक्स कर लेती है और जल्दी पवन और सिया की शादी भी हो जाती है। अब सिया अपने अमीर घराने से विदा होकर ससुराल आती है। सिया के ससुराल में 2-3 दिन तो ठीक ठाक बीतते हैं, लेकिन उसके बाद सिया की सास लता के अपनी छोटी बहू के साथ तेवर ही बदल जाते हैं। बहू, तुझे आज इस घर में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं और अब मैं चाहती हूँ कि तू भी बड़ी बहू की तरह घर के काम काज में उसका हाथ बटाया करे। और एक बात, सुबह तुझे जल्दी उठना होगा। अगर तू सुबह मुझे जल्दी उठी हुई नहीं दिखी तो याद रखना, तेरी सास तेरी नींद खराब करने के लिए अभी जिंदा है, समझी? ये अचानक माँ जी को क्या हो गया? कल तो बिस्तर पर चाय पानी खाना आ रहा था। लगता है अब 2 ही दिन में पुरानी हो गई मैं। खैर, ये मेरे ससुराल वाले भी कौन सा और कितने दिन मुझे बैठा हुआ खाते देख लेते। अब क्या हुआ? माँ को अपने लाडले की पत्नी को इतना सुनाते हुए मैंने पहली बार देखा। क्यों सुना रही थी? न जाने बेचारा अब अपनी पत्नी का साथ देगा या माँ का। आपको बड़ा मजा आ रहा है ना? आप अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैंने उसके बारे में वही कहा जो उसके साथ होने वाला है। क्या पता माँ जिस तरह से सिया को बोल रही है तुम्हें भी बोल सकती है, लेकिन तुम तो माँ की चापलूस हो। खैर, मुझे बहुत काम है। इस घर में कलेश तो अब शुरू होगा। अब अगले ही दिन सुबह के 3 बजते ही लता अपनी छोटी बहू को उठाने आती है और सिया भी बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ लता अपनी बड़ी बहू पूजा को भी उठाती है, लेकिन पूजा तो उठकर किचन में काम करने लग जाती है। लेकिन सिया अपनी सास के कमरे से जाने के बाद ही दोबारा सो जाती है। अब जब पूजा अपनी सास को चाय देने उसके कमरे में पहुंचती है तो लता अपनी बड़ी बहू पूजा से पूछती है, कहाँ है सिया और क्या कर रही है? उसे जो काम ना आए वो तू ही उसे सिखाएगी, ये तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? माँ जी, मैं उसे काम तब सिखाऊंगी ना जब वो काम करेगी। आपने उसे 3 बजे उठाया होगा, लेकिन आपके कमरे से निकलने के बाद ही वो महारानी तो कमरा बंद करके फिर से सो गई। क्या? ये तू क्या कह रही है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे खुद उठाया था। चल, उसकी आज मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। वो शायद भूल रही है कि वो अपने मायके में नहीं है। इतना कहने के बाद लता अपनी छोटी बहू के कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि सुबह के 8 बजे तक सिया सो रही है। ये देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी छोटी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू उठती है या पानी डाल दूं तब उठेगी? उठ और जाकर किचन में काम कर। अमीर बाप की बेटी होगी अपने घर, यहाँ तुझे काम तो करना ही होगा जैसे पूजा करती है। वो भी तो 3 बजे से उठी हुई है, तो तू क्या स्पेशल है? माँ जी, इतनी सुबह मुझे उठने की आदत नहीं है। अगर मैं उस वक्त उठ भी जाती तो इसमें आपका ही नुकसान होता। मैं चाय बनाती तो उसमें नमक डाल देती, सब्जी में चीनी। इसलिए मैंने सोचा कि काम खराब करने से अच्छा है कि मैं सो जाती हूँ। अब आप ही बताइए दीदी, मैंने कुछ गलत किया क्या? अरे बहू, तू तो साक्षात भगवान है। भगवान, तुझसे ना तो घर का काम होगा ना ही उठा जाएगा। घर में अब भगवान की नहीं तेरी पूजा की जाएगी। क्यों, यही चाहती है ना तू? सुबह जल्दी ना उठने को लेकर घर में बहुत कलेशबाजी होती है। पास के सोफे पर बैठा गोपाल ये सब देख रहा था, क्योंकि उसे पहली बार अच्छा लग रहा था कि उसके बाद उसकी माँ और किसी को तो सुना रही है, वरना गोपाल से ही लता के ताने गालियों की शुरुआत हुआ करती थी और वहीं पर खत्म होती थी। माँ क्यों बेचारी को सुना रही हो? अपने लाडले को सुनाओ ना। क्यों, उसे अब भी नहीं सुनाओगी? तुझे काम पर नहीं जाना है क्या? है, यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा। गोपाल अपनी माँ लता की ये बात सुनकर वहां से चला जाता है, लेकिन सिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास के ये तेवर इतने क्यों बदल गए, वो भी शादी के चंद ही दिनों में, जिससे सिया थोड़ी परेशान हो जाती है। लता अपने बेटे गोपाल को तो हर बात पर ताना दिया करती थी, लेकिन अब लता अपनी छोटी बहू सिया को भी हर वक्त सुनाया करती। एक रोज गोपाल देर शाम ऑफिस से लेट आता है और वो अपनी माँ की दवाई लाना भूल जाता है। अरे गोपाल, कहाँ रह गया था तू और इतना लेट क्यों हो गया तुझे आने में? माँ, आप जानती है ना बाहर कितना ट्रैफिक होता है, बस उसी में फंस गया था। लेकिन आपको देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। आपने मुझे कुछ लाने के लिए कहा था क्या? सत्यानाश हो तेरा, तुझे मैंने अपने सर दर्द की गोली लाने को कहा था ना,
लेकिन तू भूल गया ना, एक नंबर का कामचोर नालायक है तू, किसी काम का नहीं। आपको भी ना एक छोटी सी चीज नहीं याद रहती, न जाने आगे आप क्या ही करेंगे। अरे इतनी बड़ी भी गलती नहीं हुई है, बस दवा लाना ही तो भूल गया हूँ, वो भी ट्रैफिक की वजह से। तेरे लिए होगी ये छोटी सी बात, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, कामचोर कहीं का। अब खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहा है, जाकर हाथ मुंह धो ले। ये सारी बात पास खड़ी सिया भी सुन रही थी और वो अपनी सास लता की बात सुनकर मन में खुद से कहती है, माँ जी कितनी कठोर है। जेठ जी अभी अभी ऑफिस से आ रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि वो ट्रैफिक में फंस गए थे, लेकिन माँ जी में तो थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। अरे तू भी यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जाकर किचन में काम कर। तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? नहीं माँ जी, मैं बस खाना बनाने ही जा रही थी, वो तो मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो हॉल में चली आई। सिया किचन में काम कर रही थी और पूजा अपनी सास लता का पैर दबा रही थी। दोनों सास बहू हॉल में बैठे बात कर रहे थे और सिया किचन में काम कर रही थी। तभी वहाँ गोपाल का आना होता है और गोपाल जैसे ही खाना निकालने लगता है, सिया अपने जेठ जी से कहती है, जेठ जी लाइए, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं सिया, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद ही खाना निकाल कर खाने की आदत है, मुझे कोई खाना पीना नहीं देता। अरे कोई पूछता तक नहीं, तुम अभी नई हो ना, तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि घर में मेरी इज्जत कितनी है। भले इस घर में आपको कोई इज्जत ना देता हो, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपको इज्जत दे रही हूँ। लाइए, मैं खाना निकाल कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो ये लो प्लेट, और हाँ खाना थोड़ा ही निकालना, मन नहीं आज खाना खाने का, लेकिन खा लेता हूँ, खाना नहीं खाया तो भी गाली सुनूंगा। सिया अब गोपाल से प्लेट लेकर खाना निकालने लगती है। सिया अपने जेठ के लिए खाना निकालती हुए कहती है, जेठ जी वैसे मैं एक बात कहूँ, आप दिल के बहुत अच्छे हैं और इस घर को काफी अच्छे से संभाल कर भी रखा है। इतना कमाने और खर्चने के बाद भी इस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं है। देखो सिया, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि मैं इस घर का खर्चा उठाता हूँ, जिम्मेदारियां संभालता हूँ, फिर भी मुझे गालियां सुनने को ही मिलती है, लेकिन वक्त आने दो, सबका हिसाब होगा। मुझे तो नहीं लगता कि माँ जी कभी आपको समझ पाएंगी। मुझे लगा था कि तुम मुझे समझती हो, मैं तो इतना लाचार हूँ कि मेरी पत्नी भी मुझे नहीं समझती, वो भी हर वक्त अपनी सास की चापलूसी में लगी रहती है। गोपाल इतना कहकर सिया से खाने की प्लेट लेकर कमरे में चला जाता है। अब अगली सुबह जब लता को ये बात पता चलती है कि सिया ने गोपाल के कान भरे हैं, तो सुबह सुबह लता अपनी बहू से लड़ पड़ती है। अरे बहू, तेरे काम धंधे में तो हाथ चलते नहीं, लेकिन जुबान बहुत चल रही है आजकल। क्या बात है, अपने जेठ जी के भी कान भर दिए? नहीं तो माँ जी, मैंने तो बस उन्हें इतना कहा था कि आप इस घर के बड़े हैं, घर संभालते हैं, घर का खर्चा उठाते हैं, फिर भी आपको इतना कुछ सुनाया जाता है, आपको बुरा नहीं लगता? वो मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगी। तू होती कौन है माँ बेटे के बीच में बोलने वाली? सुबह सुबह आपको अगर लड़ने का ही मन है तो पड़ोस वाली कमला आंटी से जाकर झगड़ लो, आज ही उन्होंने नाली का कचरा निकाल कर बाहर कर दिया है। अरे उससे तो बाद में निपट लूंगी, पहले मैं अपने घर में पल रहे सपोलों से तो निपट लूं। देख बहू, इस घर को मैंने संभाल कर रखा है और मैंने ही इस घर को बनाया है। माँ, मैं समझता हूँ कि आपने इस घर को बनाया है, लेकिन एक इंसान के घर बनाने से घर नहीं बनता, एक इंसान के घर चलाने से घर नहीं चलता। घर चलाने में हर उस इंसान का साथ होना चाहिए जो उस घर में मौजूद है। क्या बात है, मेरा बेटा इतनी लंबी लंबी हाँक रहा है? बहुत अच्छे। अपनी माँ से जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आ रही? लता और गोपाल में बहस बढ़ती देख पूजा अपनी सास को सोफे पर बिठा देती है और अपने पति को कमरे में लेकर चली जाती है। थोड़ी देर तो माहौल शांत रहता है, लेकिन लता कहाँ चुप बैठने वाली थी। वो गोपाल को लगातार ताने दिए जा रही थी। गोपाल भी अपने कमरे में बैठा अपनी माँ की बात चुपचाप सुन रहा था। पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया और आज ये लोग मुझसे जुबान लड़ा रहे हैं। अरे तेरी माँ हूं मैं और तू मेरा बेटा, लेकिन तुम लोग तो मेरे ही माँ बाप बन गए। माँ जी जाने दीजिए, मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। अभी आप चुप हो जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सब आग तेरी लगाई हुई है, तू ही है आग लगाने वाली घर में। बेशक तेरा घर अमीर है, लेकिन तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार रहन सहन कुछ नहीं सिखाया, गवार कहीं की। माँ जी चुप हो जाइए ना, कब से आप चिल्लाए जा रही है। और सिया तू जाकर किचन में काम कर, मैं अभी आती हूँ। और उस नालायक को कह दे काम पर जाए, छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने छुट्टी की तो घर में कलेश मचा दूंगी मैं।
माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बात को और मत बढ़ाइए। वो बहुत गुस्से में है। इतना गुस्सा मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा। लता को पूजा मना रही थी कि तभी गोपाल फिर से अपने कमरे से बाहर आकर अपनी माँ को गुस्से में कहता है, आज तक मैं अपनी इज्जत के लिए चुप रहा और इस घर में मेरी इज्जत कभी हुई ही नहीं। मेरी बीवी इतना दहेज लेकर नहीं आई ना माँ, इसलिए हमेशा मैं अपने घर में चुप रहा। अरे तेरे ससुराल वालों की औकात भी क्या है दहेज देने की? वो तो पवन के ससुराल वालों ने दहेज दे दिया, वरना तेरे ससुराल वाले तो भिखारी है 1 नंबर के। माँ जी, मेरे घर वालों के बारे में आप कुछ भी नहीं कहेंगी। मैं कब से आपकी बातें सुनती जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। मैं हमेशा से चुप रहता आया हूँ ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, लेकिन शायद आप ही घर में सुख शांति नहीं चाहती। लता और गोपाल में काफी देर से बहस चल रही थी। अब पवन भी अपनी माँ और भाई के बीच बहस को देखकर वहां आता है और उनसे झगड़े की वजह जानता है और सब कुछ जानने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, हम लोग हमेशा से एक साथ रहे हैं और आपने मुझे बहुत प्यार किया है। भैया को मुझसे बहुत कम प्यार मिला तो उनका गुस्सा होना भी जायज है, और ये घर उनका ही बनाया हुआ है। उनके खून, मेहनत, पसीने की कमाई है ये घर। मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये घर मैंने बनाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ जी, ये घर जेठ जी का बनाया हुआ है। हम तो बस इस घर में रह रहे हैं। वो पूरा दिन मेहनत करते हैं और इस घर की हर जरूरत को पूरा करते हैं, फिर भी उन्हें ही सुनाया जाता है। बस इतनी सी बात है माँ जी। मैं उम्मीद करती हूँ आप जेठ जी को समझेंगी। मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है, माँ खुद ही समझदार है। क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो शायद मुझे माँ के प्यार की जरूरत नहीं है, ऐसा माँ को लगता है। तूने ही मेरा मुंह खुलवाया था, तब से मैं चुप थी। तुझे कहती रही बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, लेकिन नहीं, तू भी बोलता गया और मैं भी गुस्से में बोलती गई। अब आकर गले लग जा, मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, तू जानता है ना। सिया की बात सही थी। घर चलाने वाले को जब इतना सुनने को मिल रहा था तो सिया सामने आकर गोपाल के समाधान का हल निकालती है। और उस दिन के बाद से लता अपने कमाऊ बेटे गोपाल को फिर ना तो कभी ताने देती है, ना ही उसे बेइज्जत करती है, और सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।